हेलो बच्चों, आज चलते हैं पर्यावरण में। हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जल, जो कि इससे सभी लोग परिचित हो गए। इसका दैनिक जीवन में आप लोग उपयोग भी करते होंगे। यह एक प्राकृतिक संसाधन है। जल हमारा क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। इसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। जल को इंग्लिश में वाटर बोलते हैं, लिखते भी हैं। और इसका फार्मूला जो होता है, अगर साइंटिफिकली देखें तो वैज्ञानिक रूप से इसका H2O होता है। इसका अणुभार कितना होता है? 18 होता है। तो ये जल एक ऐसा पदार्थ है, क्या है, जो तीनों रूप में पाया जाता है: ठोस, द्रव, गैस। इसको देखिए, ठोस के रूप में क्या हो जाता है? जैसे बर्फ हो गया, ये बर्फ हो गया ठोस के रूप में। और द्रव जान ही रहे हैं, जल है, लिक्विड में। और फिर गैस में देखिए वाष्प जो हो जाती है। तो आपसे अगर कोई पूछता है जल क्या है, तो जल एक विलायक का कार्य भी करता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट का काम करता है। मतलब ये बहुत अच्छा विलायक है। कोई पदार्थ इसमें रहता है, उसमें क्या करता है? उसको घोल लेता है। इसके बारे में और फिर देखिए जल हमें कहाँ से मिलते हैं। ये हमें पर्यावरण में नदियों, तालाबों, समुद्रों, कुओं, इन सब से मिलते हैं। आप बर्फ के रूप में, हिम के रूप में देखिए, ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो होते हैं उस पे जमे रहते हैं। और कैसा है संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन है, कृत्रिम नहीं है, प्राकृतिक है। और यह इससे जो ऊर्जा मिलती है जल से, वह गैर परंपरागत होता है, यानी नवीकरणीय होता है। इसका ऊर्जा का स्रोत कभी खत्म होने वाला नहीं होता है। इसको देखिए आप, इससे हाइड्रो पावर जो होता है, जल विद्युत शक्ति होती है। टरबाइन लगाते हैं, उस टरबाइन से बिजली को पैदा करते हैं, और बिजली को क्या करते हैं? सभी जगह उसको ट्रांसफर करते हैं, भेजते हैं। तो यह इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि जल जो है बहुत ही उपयोगी पदार्थ है। अब देखिए, जैसे जीव होते हैं कुछ, उनके लिए जलीय आवास होता है। जल में रहने वाले जैसे जीव होते हैं, मछली होती है, कछुआ होता है, मेढक भी होते हैं, कुछ स्नेक भी होते हैं। तो मछली जो होती है, उसके लिए जल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्या करती मछली? पानी में अपना आवास बनाती है, उससे अपने भोजन को ग्रहण करती है और फिर श्वसन करती है। तो जो जल में ऑक्सीजन घुलित रूप में होता है, उसको क्या करती है मछली? मछली जो होती है जल से घुलित हुई ऑक्सीजन को लेती है। किसके द्वारा मछली श्वसन करती है? गिल्स, यानी गलफड़े द्वारा। घुलित ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करती है मछली? जल से प्राप्त करती है। इसको आप लिख सकते हैं, और पूछता है कोई, वो भी बता भी सकते हैं, प्राप्त करती है। तो अब देखिए जल का सामान्य परिचय है। और एक चीज ये भी देखे होंगे, जल दो रूपों में पाए जाते हैं, जैसे कठोर जल और मृदु जल। आप देखे होंगे मृदु जल क्या होता है? जो साबुन के साथ आसानी से झाग देता है। झाग मतलब फेन। जैसे आप लोग कभी घर पे कपड़े धुलते हैं, नहाते हैं या कुछ ऐसा, तो साबुन लगाते हैं कपड़े पे तो घिसते जाते हैं, लेकिन एक भी झाग नहीं बनता है। इससे पता हो जाना चाहिए वह जल क्या है? कठोर जल है। लेकिन अगर जो जल के साथ साबुन से अगर हम हल्का से भी कपड़े पे लगाते हैं तो अच्छे से झाग देने लगे, तो इससे ये हमें जानकारी मिलती है कि यह जल क्या है? मृदु जल है। और इसी जल में देखिए खाना भी पकाने में भी, दाल जैसे जो पकाते हैं, किसी जल में, किसी पानी में दाल आसानी से पक जाता है, और किसी में जो है दाल पकती नहीं, वैसे खड़ी की खड़ी रह जाती है। तो कठोर जल में जो है दाल पकती नहीं है, और जो मृदु जल होता है उसमें दाल पक जाती है। और भी देखते होंगे आप अपने घरों में, जैसे ठंडी के सीजन में जब हम नहाते हैं तो पानी खूब ठंडा रहता है, उसको क्या करते हो? गर्म करते हो। तो जो राड होता है, जैसे दिखा रहे हैं, इतना तो आप जान ही गए हैं ना जल क्या है। और फिर देखिए जैसे पानी होता है, यानी जल होता है, ठंडी में हम इसका उपयोग करते हैं नहाने के लिए। जैसे मान लीजिए ये राड है, ये राड है, तो ऐसे राड होता है। थोड़ी देर के लिए इसको मान लेते हैं हम बाल्टी है, तो बाल्टी में इसे राड लगाते हैं बिजली वाले से। इसमें देखते हैं कुछ दिन बाद इसमें क्या होता है, कुछ इस पे लेयर जम जाती है। यहाँ तक कि बाल्टी में पानी भी रखते हैं, उसमें भी लेयर जम जाती है। इसमें क्यों ये होता है? क्योंकि इसमें मिनरल्स रहते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम के मिनरल्स रहते हैं, जिससे क्या होते हैं, वह
पदार्थ पर जम जाते हैं। और फिर देखिए जल के स्रोत कौन कौन से हैं। जल के स्रोत आप लोग लिख सकते हैं। अच्छा पहले देखिए, हाँ इसमें को हमने बताया था H2O। अच्छा देखिए जल दो प्रकार का, एक और जल होता है D2O, इसको क्या कहते हैं, इसको भारी जल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में हेवी वाटर बोलते हैं, हेवी वाटर। ये क्या होता है, यह भारी जल होता है और इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, देखो ड्यूटेरियम के ऑक्साइड होते हैं, इसको लिख लीजिए, ड्यूटेरियम के ऑक्साइड होते हैं। यानी जो हाइड्रोजन का समस्थानिक, हाइड्रोजन समस्थानिक आपको पता होगा, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन के समस्थानिक जो होते हैं उसी का ऑक्साइड जो होता है एक भारी जल होता है। हाइड्रोजन समस्थानिक क्या होता है, 1H1 1H2 1H3। तो देखिए इसमें जो होता है, जो ड्यूटेरियम होता है 1H2 का होता है, ड्यूटेरियम जो होता है हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है। ये क्या मिलकर बनाता है, भारी जल बनाता है। अच्छा भारी जल जो होता है इसका प्रयोग कहाँ पर होता है, जैसे नाभिकीय रिएक्टर में होता है। भारी जल का प्रयोग कहाँ पर होता है, नाभिकीय रिएक्टर में। किस लिए होता है, मंदक के लिए। यानी इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, मंदक के रूप में। जैसे जो नाभिकीय क्रिया होती है उसको स्लो करने के लिए, जैसे जो भट्टी होती है, परमाणु भट्टी होती है, उसमें जो क्या कहते हैं एटॉमिक रॉड होते हैं, इसको जब दहन करते हैं इससे जो होता है ऊर्जा उत्पन्न होती है, उस क्रिया को धीमा करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसका भारी जल का, ये जो है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इसको नोट कर लीजिए क्योंकि कोई पूछ सकता है, कंपटीशन में आता भी है कि भारी जल का उपयोग होता है डॉट डॉट डॉट, या ऑप्शन दे देगा पीने के लिए, नहाने के लिए, मंदक के रूप में, तो उसमें आपको लगाना आता है मंदक के रूप में। यह पीने के योग्य नहीं होता है, जो भारी जल होता है पेय के रूप में इसका प्रयोग नहीं करते हैं। हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। तो देखिए जल किससे मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु होते हैं और ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, 1 होते हैं। इससे मिलकर के जल बना रहता है। अब अच्छा देखिए जल कितने रूप में पाए जाते हैं, हमने बताया अभी 3 रूप में पाए जाते हैं। वो 3 रूप में कौन कौन से थे, अभी हमने बोला था, ठोस, फिर द्रव, फिर गैस। ये देखिए 3 रूप थे ना। ठोस के रूप में कौन सा रहता है, बर्फ रहता है। और फिर देखिए द्रव के रूप में जैसे पानी होता है ना, ये कहाँ कहाँ मिलता है, नदियों में, नदियों, तालाबों, और फिर कहाँ पर, झरनों। झरने देखे होंगे ना, जो पहाड़ों से पानी गिरता रहता है, उसमें, समुद्रों आदि में पाया जाता है। बहता पानी भी जल का क्या है, ये भी एक जल है। और फिर आ जाइए गैस के रूप में क्या होता है, जैसे वायुमंडल हमारा है, वायुमंडल में क्या होती है, जल जो होती है वाष्प के रूप में होती है। क्या होती है, जल वाष्प के रूप में मौजूद होती है। आपके शरीर में भी जल है। हमारे शरीर का लगभग 90% कितना भाग है, जो 75% भाग हमारे शरीर का जो है किससे बना होता है, जल से ही बना होता है। अभी किसी के शरीर में पानी की कमी हो जाती है, इसको डिहाइड्रेशन हो जाता है, उसको चक्कर आने लगता है, बेहोशी आने लगती है, घबराहट होने लगती है। तो पानी का बहुत महत्व है। अच्छा पानी का देखिए और कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं, इसको विलायक के रूप में उपयोग करते हो, और जो पाचन होता है भोजन का, उसमें भी पानी का उपयोग होता है। अगर पानी न रहे तो भोजन का डाइजेशन न हो पाएगा, या ब्लड में अगर पानी न रहे तो हमारे जो प्लाज्मा होता है उसका निर्माण नहीं हो पाएगा। तो इसलिए क्या है, जल एक बहुत ही उपयोगी पदार्थ है। अब चलिए लिखिए जल के स्रोत, हेडिंग आप लोग डाल लीजिए, जल के स्रोत, सोर्स ऑफ वाटर, इतना इसको नोट कर लीजिए। यह पर्यावरण से संबंधित टॉपिक चल रहा है, जिसका है क्या है, प्राकृतिक संसाधन है।
इसमें हम प्राकृतिक संसाधन में जल के बारे में बता रहे हैं, तो आप लोग नोट करते चलिए। लिखिए जल के स्रोत। स्रोत का मतलब क्या होता है? जहां से हमें कोई पदार्थ मिलता हो। लिखो सोर्स ऑफ वाटर, सोर्स ऑफ वाटर। अब देखिए जल के विभिन्न स्रोत हो सकते हैं, जल के विभिन्न स्रोत हो सकते हैं, कोई एक स्रोत तो है नहीं कि हमें एक ही जगह से मिलेगा। तो जल के देखिए, अच्छा एक चीज और भी है, जानते होंगे, ब्रह्मांड में पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर क्या है, जल मिलता है, और किसी ग्रह पर जल नहीं मिलता है। जल मिलने से फायदा है किसी लिए यहाँ पर जीवन संभव है, इसीलिए हम लोग इस पर उपस्थित हैं, पेड़ पौधे हैं। अगर यह जल नहीं मिलता तो शायद हमारा भी जीवन इस पर संभव नहीं होता, जीव जंतु इस पर सरवाइव नहीं कर पाते। तो ब्रह्मांड में पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जो क्या है, जल है। अच्छा, जल जो पृथ्वी पर उपस्थित है इसको क्या कहते हैं? जलमंडल। जैसे स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल। जलमंडल में क्या होता है? जलीय जीव रहते हैं। जलमंडल से हमें खनिज मिलते हैं, जलमंडल से हमें भोज्य पदार्थ मिलते हैं। देखिए समुद्रों से जो होते हैं, समुद्री जो भोज्य पदार्थ होते हैं, लोग उसका प्रयोग करते हैं खाने के रूप में। बहुत हाईली होता है, बहुत कॉस्टली होता है, लेकिन बहुत न्यूट्रिशनल होता है, जो समुद्र के जो खाद्य पदार्थ मिलते हैं जल से ही है। अच्छा देखिए कहाँ कहाँ ये मिलते हैं जल के स्रोत। जल के स्रोत जैसे नदी, तालाब, समुद्र, झील, और क्या कहते हैं, बर्फ, झरने। ऐसे बर्फ जो होता है, जो हिम लिखते हैं ना, हिमनद, हिम के रूप में देखिए ये भी एक स्रोत है। जो पहाड़ों पर जब बर्फ यानी हिम जो पिघलती है, वही क्या होता है, नीचे बहते बहते क्या होता है, पानी के रूप में आता है। वो जो जल होता है फ्रेश वाटर यानी मीठा जल होता है, इसको आप पीने के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो समुद्र का जल होता है वह मीठा जल नहीं होता, वो कैसा जल होता है, लवणीय यानी खारा होता है। उसमें खारापन क्यों आता है? क्योंकि उसमें अधिक से अधिक मिनरल्स पाए जाते हैं, इसलिए वह हमारे पीने योग्य नहीं है। सबसे अच्छा पीने योग्य क्या होता है? जो टेरेस्ट्रियल वाटर होता है, जो फ्रेश जल होता है, उसको पीने के लिए प्रयोग करते हैं। अच्छा देखिए इसको इतना देखिए, लिखिए, इसको लिख लीजिए, फिर आगे हम फिर बता रहे हैं। ये तो मैंने एक वो दिया, क्या कहते हैं, हिंट दिया कहां कहां से जल के स्रोत मिलेंगे। तो सबसे पहले आप लिखिए धरातलीय स्रोत। धरातलीय, धरातलीय मतलब जो धरती से सतह पर पाए जाते हैं, धरातलीय स्रोत। और दूसरा लिखो भूगर्भ स्रोत यानी भूमिगत स्रोत। भूगर्भ मतलब जमीन के अंदर से। और तीसरा लिखिए आप हिमनद। हिम माने क्या होता है, बर्फ, नद नदी हो गई। ये तीन स्रोत हैं जो प्राकृतिक रूप से हैं। अच्छा, धरातलीय स्रोत किसको कहते हैं? पृथ्वी की सतह से, इसको लिख लीजिए चाहे, पृथ्वी की सतह से प्राप्त होने वाले जल को धरातलीय स्रोत कहते हैं। अब देखिए पृथ्वी की सतह से क्या होता है, जो पृथ्वी की सतह से जो जल मिलता है उसको धरातली यानी जो धरती है उसके ऊपरी सतह से, अगर जब अंदर चले जाओगे तो क्या हो जाएगा, वो भूमिगत यानी जमीन के अंदर का हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ क्या बताना है, धरातली यानी अपर लेयर ऑफ द अर्थ। इसको लिख लीजिएगा, पृथ्वी की सतह से, यहां से लिखना भूल गए क्या, हाँ, पृथ्वी की सतह से प्राप्त होने वाले जल को धरातलीय स्रोत कहते हैं या धरातलीय जल कहते हैं। अब इसमें देखिए जैसे कौन कौन से हो सकता है, जैसे समुद्र, नदी, आप तालाब भी लिख सकते हैं,
तालाब भी है, ये भी धरातलीय स्रोत है। लिख लीजिए समुद्र, नदी, झील, तालाब। क्योंकि देखो ये पृथ्वी की जब बारिश होता है तो जल कहाँ पे आके स्टोर होता है? इसी नदी, तालाब और समुद्र में इकट्ठा होते हैं। ठीक। अच्छा, पृथ्वी पर जो जल उपलब्ध है सबसे अधिक भाग कहाँ पर उपस्थित है? महासागरों में। पृथ्वी के जल का सबसे अधिक भाग कहाँ पर उपस्थित है? महासागरों में। क्योंकि जितना पृथ्वी का देखिए कितना है, 3/4 भाग क्या है? जल से घिरा हुआ भाग है। और उसके बाद जो बच रहा है पृथ्वी बच रहा है, यानी 75% क्या है? वाटर है। 25% क्या है? ये हमारा जो है स्थल है। तो सबसे अधिक जल कहाँ पर है? इसका मतलब समुद्र में। वो भी जल कैसे है, किस रूप में है? खारेपन के रूप में है। उसको क्या करते हैं उपयोग करने के लिए? इसको फिल्टर करते हैं। जैसे देखिए बड़े बड़े मशीन लगते हैं वहां पर, घर में भी आपके देखिए जल को फिल्टर किया जाता है। आरओ लगा है ना, लोग घर में मशीन लगवाते हैं आरओ का, बोलते हैं बिस्लेरी का पानी है, बोलते हैं ना शुद्ध जल है। तो इस तरह से उसको जल को शुद्ध करते हैं, तभी हम उपयोग करते हैं। और अगर इस तरह मशीन ना हो तो हमारे लिए जल का संकट भी उत्पन्न हो सकता है। वैसे संकट जल का उत्पन्न हो रहा है क्योंकि हम लोग इतना जल का दोहन कर ले रहे हैं कि उसके स्रोत से क्या हो जा रही है? उसकी कमी हो जा रही है। जैसे धीरे धीरे जल का स्रोत क्या हो रहा है? घट रहा है। अभी आप देखिए पहले जहाँ हैंड पंप लगते थे थोड़ा ऊपर जल रहते थे, अब आज देखिए कुछ समय में गर्मी के सीजन देखिए पानी नल छोड़ने भी लगते हैं। क्यों? क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, उसके स्टोर करने के लिए हम कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। क्योंकि स्टोर कैसे करोगे? जब कुएं खुदाओगे, तालाब खुदाओगे, नदी बनवाओगे, तब जाकर के वहां पर जल स्टोर होगा। और भी मकान जो लोग आजकल बना रहे हैं देखिए सब क्या कर दे रहे हैं? पक्का कर रहे हैं। कच्ची जमीन मिल नहीं रही है। कच्ची जमीन जो रहती है क्या होती है? वो पानी को धीरे धीरे फिल्टर करके कहाँ ले जाती है? पृथ्वी के अंदर ले जाती है, तो वो स्टोर होता है। फिर उसके बाद हम उसका क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। लेकिन अब क्या है, नालियां भी पक्की बन गई हैं। घर पे अगर आपको थोड़ी बहुत जगह है उस पर भी ईंट लगा दे रहे हो, तो बारिश का पानी कहाँ रुकेगा? तुरंत बह जाता है ना। नाले से बह के कहाँ जाता है? नदियों में, नदियों से बहते हुए समुद्रों में चला जाता है। तो पानी हमारे किसी काम का नहीं रह पाता है। लेकिन अगर वही पानी हम जैसे घर के पास में गड्ढे खुदा दें, वाटर हार्वेस्टिंग होता है, जैसे छत पर भी हम बना दें टैंक, उस पानी को स्टोर कर लें, उस पानी से हम बाद में क्या कर सकते हैं? कपड़े की धुलाई कर सकते हो, गाड़ी की धुलाई कर सकते हो, खेत की सिंचाई कर सकते हो, जानवरों को भी नहला सकते हो। कितना फायदेमंद हो गया। लेकिन अगर हम यही नहीं करते हैं तो पानी क्या करते हैं? इसी हैंडपंप या जो समरसेबुल लगा दिए हैं, इसको पानी निकालते हैं। जो पीने का पानी है उससे क्या कर रहे हैं? हम जानवर धुल रहे हैं। जो पीने का पानी उससे हम क्या कर रहे हैं? खेत की सिंचाई कर रहे हैं। जो पीने का पानी है हम उससे क्या कर रहे हैं? उसमें कपड़े धुल रहे हैं। भाई उसके लिए क्या है? पीने का पानी का पीने के लिए उपयोग कीजिए, और बारिश में जो पानी आ रहा है बरसात में उसको क्या करिए? स्टोर कीजिए, उसको और किसी काम में लाइए। इस तरह से आप जल संरक्षण भी कर सकते हो। जल का संरक्षण करना है। अच्छा, नदी तालाब जो है क्या है? ये सब मीठे जल के स्रोत हैं। जो नदी तालाब है क्या है? देखिए जैसे नदी है, ये तालाब है या झरने हैं, ये सब किसके, कौन से जल के स्रोत हैं? ये मीठे, यही इसके जो क्या होते हैं? जल जो पीने के लिए आते हैं, मीठे जल के स्रोत हैं। समुद्र का जल क्या है? खारा है, वो मीठा नहीं है। अच्छा चलिए, ये तो हमने देखा धरातलीय स्रोत ना। दूसरा लिखिए भूमिगत स्रोत। भूमिगत स्रोत क्या है? इसको लिखिए। इसको बोलते हैं अंडरग्राउंड वाटर ना, या ग्राउंड वाटर भी बोलते हैं। अंडरग्राउंड सोर्स। देखिए अंडरग्राउंड सोर्स क्या होता है? जैसे मान लीजिए हमारा थोड़ी देर के लिए ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, यहाँ पर बारिश हो रही है। यहाँ जैसे
ये बादल है ना, इस मान लीजिए बादल है, यहाँ से बारिश हो रही, बूंद बूंद के रूप में ऐसे गिर रहा है, इस पे पानी आ रहा, तो फिर क्या होगा, इसी में पानी जो होगी इसे धीरे धीरे रिस रिस करके, लेयर बाई लेयर, लेयर बनी हुई है ना, पृथ्वी लेयर में बनी है ना, तो धीरे धीरे रिस रिस करके वो पानी कहाँ जाता है, पृथ्वी के अंदर जाता है, फिर उसके बाद वहां स्टोर हो जाता है। जैसे अब यहाँ बारिश हुई, इसके साथ अनेक प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ भी रहेंगे और फिर पेस्टिसाइड रहेंगे, केमिकल रहेंगे, लेकिन जब वो फिल्टर होगा तो कुछ जैसे सॉलिड रूप में जो रहेंगे ऊपर ही वो छन जाएंगे, फिर उसके बाद जब उसके नीचे जाएंगे और फिल्टर होगा, तो इस तरह फिल्टर होते होते पानी क्या होती है, जमीन के अंदर चला जाता है। तो वही जो पृथ्वी के अंदर का जल जो मिलता है, कौन सा जल होता है, क्या कहते हैं, भूमिगत स्रोत होता है। तो आप लिखिए, पृथ्वी के अंदर पृथ्वी के अंदर से प्राप्त जल भूमिगत स्रोत कहलाता है। यानी देखिए, हमने क्या बताया, भूमिगत स्रोत का मतलब क्या है, इसी स्थल पे, धरातल पे पानी रहेगा, लेकिन जब वही पानी कुछ दिन तक इकट्ठा रहेगा, कच्ची मिट्टी रहेगी, तो वह रिस रिस करके कहाँ जाएगा, पृथ्वी के अंदर जाएगा। वही जो रिस रिस के जल जाता है वो कौन सा स्रोत हो जाता है, भूमिगत स्रोत हो जाता है। ठीक है, अब इसको देखिए कैसे हम इसका उपयोग कैसे करते हैं, कैसे निकालते हैं भूमिगत जल को, कैसे निकालते हो आप लोग, देखिए, कुआं खोद लो, कुआं हो गया, हैंड पंप हो गया, और क्या हो गया, समरसेबुल हो गया, ट्यूबवेल हो गया, सब लगाते हो ना, ये सब कहां से पानी लाते हैं, जमीन के अंदर से ला रहे हैं, ये क्या हो गए, भूमिगत जल के स्रोत हो गए। अच्छा, अभी हमने बताया भी है, भूमिगत जल का हम इतना दोहन कर ले रहे हैं, धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसका स्रोत जो है कम होता जा रहा है, इसका जल स्तर क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, पहले पानी यहाँ तक था, लेकिन कुछ दिन बाद जल यहाँ आ गया, फिर इसके बाद इसे घटते घटते, अगर ऐसे ही आप यूज करते रहेंगे, उसका भंडारण नहीं करेंगे, कुछ दिन बाद क्या होगा, यह जल का स्रोत खत्म हो जाएगा और हमारे लिए क्या हो जाएगा, संकट उत्पन्न कर देगा। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अभी से हमें अपने जीवन में इसके लिए समय देना है कि हमें जल का संरक्षण करना है, जल को क्या करना है, स्टोर करना, उसके लिए हमें व्यवस्था करनी है। तो अभी से आप क्या करना है, इसको वर्षा के जल को क्या करो, कोई प्लेस बनाओ, जैसे छत है, मान लीजिए आपका ये मकान है या इस पे छत बना है, फिर यहीं बगल में एक गड्ढा खोद दो, यहीं से पाइप लगा दो, ये जो छत का पानी है धीरे धीरे इसमें क्या आ जाएगा, इस गड्ढे में आ जाएगा, इस गड्ढे का पानी का उपयोग करो भविष्य में, जिससे कि आपको जो भूमिगत जल है उसके दोहन करने में क्या हो जाए, कमी हो जाए। तो आप उसका दोहन नहीं करेंगे तो जल हमारे लिए क्या रहेगा, स्टोर रहेगा ना, काम देगा। चलिए, हिमनद, हिमनद क्या होते हैं, ये तो दूसरा स्रोत था ना जल का, भूमिगत। अब तीसरा आते हैं हिमनद। हिमनद से आप नाम से ही परिचित हो गए होंगे, हिम का अर्थ होता है बर्फ, नद जानते ही है, नदी हो जाता है, जो बर्फ की नदी, यानी जो बर्फ पिघलता है वह किसके रूप में आता है धरातल पर, जल के रूप में। तो तीसरा लिख लीजिए आप, हिमनद। देखो, पृथ्वी का अधिकांश जल किसके रूप में स्टोर है, बर्फ के रूप में, आइस के रूप में जमा है ना। जो देखो हमारे पृथ्वी कितने ध्रुव हैं, 2 ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो जो ध्रुव है उसके ऊपर क्या है, बर्फ है, ध्रुव जो है बर्फ है, वो बर्फ किसका रूप बना है, जल का, जल क्या हो गया है, जम गया है, जम करके क्या बन गया है, वह बर्फ बन गया है। तो जब वह बर्फ पिघलती है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वो पिघलता है, फिर क्या हो जाता है, वही पिघल करके किस रूप में आ जाता है, पानी के रूप में। अगर ऐसे ही टेम्परेचर बढ़ता रहा, एक दिन ऐसा है ग्लोबल वार्मिंग अगर ऐसे होती रही, क्या होगा, जब उसके बर्फ जो होते पूरे पिघल जाएंगे, तो
पृथ्वी जो हमारी क्या हो जाएगी, जलमग्न हो जाएगी। जिसके किनारे के शहर हैं आसपास के, वो सब क्या होंगे, उसमें डूब जाएंगे। और डूब जाने के बाद क्या हो जाएगा, इस पृथ्वी से जीवन समाप्त हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, ये भी नहीं सिर्फ पानी का, हमें और भी पर्यावरण के बारे में सोचना है। हमें ज्यादा से ज्यादा ऐसा करना चाहिए टेम्परेचर जिससे न बढ़े। जैसे आप लोग क्या है, घर में आजकल लोग इतने सुख सुविधा ले रहे हैं, एसी लगा ले रहे हैं, रेफ्रिजरेटर लगा रहे हैं, तो उससे जो होता है पृथ्वी का जो है तापमान क्या हो रहा है, इस वायुमंडल का तापमान बढ़ रहा है। अच्छा, जो तापमान बढ़ रहा है, इस तापमान की वृद्धि से प्रभाव पड़ेगा किस पर, ये बर्फ है उस पर ना। अभी देखो पानी है, बर्फ रूप में है, लेकिन अगर उसको गर्म करो देखो पिघलना शुरू हो जाती है। तो जब भाई तापमान बढ़ेगा तो बर्फ क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, और पिघल करके पानी के रूप में आ जाएगा। तो जिससे क्या होगा, अगर सब पिघल गया तो हमारे जीवन के लिए, आप लोगों के जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, उनके लिए क्या हो जाएगा, बहुत ही नुकसानदायक होगा, डेंजर हो जाएगा उनके लिए। इसे अभी से हमें चेत जाना चाहिए कि हमें ग्लोबल वार्मिंग से देखते हुए ज्यादा से ज्यादा तापमान न बढ़ाए। ठीक है, आप देखिए कार भी हो गया, उसको एसी वाले कार में सब बैठ चल रहे हो, ये सब तापमान बढ़ा रहे हैं। देखो जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल में बढ़ेगी तो क्या होगा, वायुमंडल का तापमान क्या होगा, अपने आप बढ़ेगा। तो इसलिए देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है वायुमंडल में, 0.03% है। अगर यही थोड़ा भी इंक्रीज हो गया तो जान लीजिए बहुत दिक्कत हो जाएगा, हमारे आपके शरीर के लिए भी दिक्कत हो जाएगा। शरीर जो होता है, अंडा देखे हो ना, अंडा जो होता है जैसे बॉयल करते हैं, यानी इसको जब फ्राई करते हैं, देखो उस पर दाने दाने पड़ जाते हैं ना, वैसे शरीर पे दाने दाने पड़ जाएंगे। और जो कमजोर छोटे जीव होंगे तुरंत वो से जल करके खत्म हो जाएंगे। इसलिए क्या है, ज्यादा से ज्यादा तापमान को जो बढ़ रहा है उस पर क्या करो, कंट्रोल करो। तो हिमनद जो है जब ये पिघलता है, वो जल कहाँ जाके मिलता है, नदी में, नदियों से बहते हुए कहाँ जाता है, समुद्र में इकट्ठा हो जाता है। ये भी क्या है, ये भी एक प्रकार का जल का स्रोत है। तो हम लोग अभी देखें क्या जल के स्रोत, जल क्या है और जल के कितने रूप हैं, ठोस द्रव गैस के बारे में हमने जाना, और जल के स्रोत कहाँ से जल हमको मिलता है। हमें जल मिलता है धरातल से, भूमिगत से, और तीसरा हिमनद से। ये स्रोत हो गए। अच्छा, जल का उपयोग क्या है, लिख लो आप, जल का उपयोग। हेडिंग डालिए, जल का उपयोग। अब सबसे पहले देखिए कहाँ कहाँ उपयोग होता है। देखिए सबसे पहले आप लोग दैनिक जीवन में देखते होंगे, खाना बनाने के लिए ना, खाना बनाने में, और फिर नहाने, फिर कपड़ा, पशु क्यों क्या होगा, धुलने में, इनको धुलते हैं ना। फिर और देखिए सिंचाई, सबसे ज्यादा उपयोग क्या होता है, सिंचाई। पानी ही है जो कि पौधों को क्या करता है, न्यूट्रिशनल जो है ट्रांसपोर्ट करता है। पानी, अगर पानी ना हो तो जो पौधे में जो न्यूट्रिशन मिलता है लिक्विड स्टेज में जाकर उसमें एब्जॉर्ब होता है तो नहीं हो पाएगा। सिंचाई में, खाना बनाने में पानी का उपयोग करते हो, नहाने के लिए करते हो, बर्तन कपड़े धुलने के लिए घर में करते हैं, इसके बाद सिंचाई भी करते हो। ये सब कहाँ कहाँ है, जल का उपयोग है। फिर उद्योगों में देखो, औद्योगिक क्षेत्रों में, जैसे कपड़ा उद्योग हो गया, कपड़ा उद्योग में, चमड़ा उद्योग हो गया, इन सब में जल का उपयोग करते हो। कपड़ा उद्योग में जैसे कपड़े की धुलाई करते हैं, उसका ब्लीच करने के लिए, उसको डिस्कलर करने के लिए, चमड़े को टैनिंग करने के लिए, उसमें क्या करते हैं, जल का उपयोग करते हो। और शीतलक के रूप में भी प्रयोग करते हैं, जैसे नाभिकीय जो शीतलक होते हैं, हमने बताया नहीं तभी D2O जो होता है हैवी वाटर, उसमें क्या करते हैं, परमाणु भट्टी होती है उसमें शीतलक का प्रयोग करते हैं। और फिर देखिए घरेलू कार्यों में भी करते हो। अच्छा, इसका एक और उपयोग आप देखिए जल का क्या कर रहे हैं, सबसे बढ़िया उपयोग कहाँ कर रहे हैं, मनोरंजन में। मनोरंजन में नहीं कर रहे हैं जल का प्रयोग। आप कहोगे मनोरंजन कैसे करेंगे, वाटर पार्क बन रहा है, फिर इसके बाद स्विमिंग पूल, अच्छा हाँ स्विमिंग पूल बन रहा है, और फिर कहाँ,
अभी हम गए थे जब उत्तराखंड, हमने जल का आनंद लिया था ना, उसमें नौकायन किया था, जल को मतलब नाव जो है जल में चलाए थे। फिर अब देखिए कहाँ कहाँ हो रहा है, झरने बन रहे हैं मनोरंजन के रूप में, झरना आर्टिफिशियल झरना बना दे रहे हैं। आप देखिए चौक वोक पे जो होता है, जैसे कोई चौक है चौराहा है, वहां ऐसे बना देंगे ना, फव्वारा ऐसे गिरता रहेगा, ऐसे फव्वारा गिरता रहेगा, रात में देखो कितना सुंदर लगता है। तो मनोरंजन भी दे रहा है जल। और फिर देखिए तैराकी कर रहे हो, राफ्टिंग जिसको अभी हम लोग किए थे उत्तराखंड में जब गए थे, राफ्टिंग भी किए थे। तो नौकायन जो होता है उसमें पानी में बढ़िया से अच्छे से लोग, जहाँ जैसे नदी बह रही है, जब ऊपर उठ रहा है तो नाव जो है तुम्हारा ऊपर उठ रहा है। अभी देखिए स्टीमर जो चलाते हैं लोग, उसे देखिए कितने अच्छे से उसका प्रयोग करते हैं। तो फिर सफाई में किसकी किसकी सफाई में करते हो? सफाई में घर की सफाई करते हो, रोड की सफाई करते हो, खेत खलिहान सफाई करते हो, पौधों की भी सफाई करते हो। कैसे? जब आम ओम का फसल होता है उस पर देखते हैं धूल मिट्टी ज्यादा हो जाती है, तो इसको पाइप से लेकर फव्वारे के रूप में उसमें छिड़काव करते हैं, जिससे क्या होता है पूरा पत्ती जो होती है धुल जाती है, जिससे कि वो फोटोसिंथेसिस अच्छे से करने लगती है। और फिर देखो केमिकल का भी छिड़काव करने में करते हैं, इसका इसी जल का प्रयोग। तो इस तरह जल के बारे में हमने आज पढ़ा। जल क्या है? जल एक विलायक का कार्य करता है, एक यौगिक भी है। जल क्या है? यौगिक है। इसके स्रोत कौन कौन से हैं, इसका उपयोग क्या है, और कितने रूप में जल पाया जाता है, इस तरह आज हमने इसके बारे में पढ़ा। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, IQ विनोद है चैनल का नाम, इसको शेयर भी कीजिए, जिससे कि अगली कक्षा फिर आपको मिलती रहे। ठीक बच्चों, आज के बाद फिर अगले कक्षा मिलते हैं।